आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जानलेवा इश्क एपिसोड 3। माँ, आपको सोचना तो चाहिए था इतना बड़ा फैसला लेने से पहले। आपने राज की शादी उस लड़की से करा दी और मुझसे पूछा तक नहीं। दादी के कमरे के अंदर से आती आवाज़ों ने सिया के कदम बाहर ही रोक दिए। कैलाश, मैंने तुझसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, मगर तेरा फ़ोन नहीं लगा था बेटा। और फिर कुछ वक्त और हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ऐसा करना पड़ा। और फिर सिया में कमी क्या है? इतनी प्यारी बच्ची है, बचपन से जानते हैं उसे। हेमलता जी ने उन्हें शांत करना चाहा। बचपन से जानते हैं तो क्या किसी को भी अपने घर ले आएंगे? बड़ी है वो राज से, इतना गया गुजरा नहीं है वह कि अपने से बड़ी लड़की से शादी करे। और फिर पता भी है कुछ कि उसकी माँ कौन थी। कैलाश जी दहाड़े, ये तुझे क्या हो गया है आज कैलाश? तू ये क्या बोले जा रहा है? दादी ने नर्म आवाज में कहते हुए उन्हें शांत करना चाहा। माँ, उसकी माँ एक अनाथ ईसाई थी, इसीलिए तो मनोज के घर वालों ने नहीं अपनाया था और तुम उसी की बेटी को बहू बनाकर घर में ले आई। कैलाश जी की बातें बहुत कड़वी होती जा रही थी। लम्हे भर को तो हेमलता जी भी चुप हो गई। तो उससे क्या हो गया? राज, जो तब से खामोश खड़ा था, पहली बार बोला। क्या हो गया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसकी माँ ईसाई थी और उसकी बेटी इस घर में नहीं रह सकती। उन्होंने एक बार फिर अपना फैसला सुना दिया। बाहर खड़ी सिया की टांगे कांपने लगी। ये बातें उसे अंदर तक हिला गई, उसे वहीं जाम कर गई। उसने कमरे के बाहर रखी ट्रॉली साइड में की और कांपती टांगों से नीचे बैठ गई। बस आज उसे राज के बोलने का इंतजार था। अंदर की बातें उसके दिल में नुकीली खंजर की तरह चुभ रही थी। वो मेरी पत्नी है, या तो इसी घर में रहेगी मेरे साथ, या अगर आपको ये मंजूर नहीं तो ठीक है, सिया के साथ मैं भी इस घर से जाऊंगा। आज भी वह हार मानने वाला नहीं लग रहा था। राज, तुम कहीं नहीं जाओगे, कैलाश की आवाज़ में हुक्म था। तो सिया भी कहीं नहीं जाएगी, उसने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। वह तुझसे बड़ी है। इतने बुरे दिन आ गए क्या तेरे की अपने से बड़ी मामूली शक्ल सूरत की ईसाई माँ की बेटी ही रह गई तुम्हारे लिए? उसे छोड़ दो, एक घंटे में तुम्हारी शादी कपिल खन्ना की बेटी काव्या से करवाऊंगा, जो बहुत सुंदर और दौलतमंद है। उसके सामने तो एक कूड़े का ढेर है। कैलाश बस उसकी हाँ सुनना चाहते थे। बस बहुत हो चुका। आज तक मैंने आपकी हर मनमानी, हर बात बिना कुछ बोले बर्दाश्त की। बचपन से आज तक बाप के होते हुए भी बाप के बिना ही पला पड़ा हूँ। कभी मेरे सर पर प्यार से हाथ तक नहीं रखा आपने। बिना गलती के भी हमेशा मुझे नफरत से देखा, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, उफ तक नहीं किया। लेकिन आज, आज आपने मेरी जिंदगी को मुझसे अलग करना चाहा है, जो कभी नहीं होगा। आप ये भूल गए हैं कि आप मेरी पत्नी और अपनी बहू के बारे में बात कर रहे हैं। आरसिया की वजह से ठीक है मैं जिंदा हूँ, वरना आपके बर्ताव ने मुझे दिमागी मरीज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ के मरने के बाद आप अपनी नई दुनिया में मग्न हो गए और मैं माँ के साथ बाप के लिए भी तड़पता रहा। अगर दादी का ममता भरा आंचल और सिया की दोस्ती ना होती तो आज मैं भी ना होता। और क्या कहा आपने कि वह ईसाई माँ की बेटी है? तो क्या हुआ? सिया एक ईसाई भी होती तो भी मेरी ही होती। और रही बात मुझसे बड़ी होने की, तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। राज ने आज जैसे उन्हें आईना दिखा दिया। उसके दर्द आज लफ्ज़ों में सिमट आए थे। तुझे नहीं पड़ता फर्क, मगर दुनिया? दुनिया? कैसी दुनिया और कौन सी दुनिया? जब हमें ज़रूरत थी तो कभी आए दुनिया वाले? कभी पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गए? नहीं। और फिर बड़े होने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों राधा श्याम को पूछती हैं, क्यों उनके प्यार के गीत गाते हैं? राधा जी भी तो बड़ी थी श्याम से। जब उनका प्रेम पवित्र है, ऊंचा है, तो फिर ये उम्र के फर्क की बात कहाँ से आ गई? जब लड़का बड़ा होता है लड़की से तो क्यों नहीं कहते कुछ? उम्र में डबल हो या बेटे की उम्र की लड़की से शादी कर ले तब भी चुप रहती हैं। लेकिन अगर गलती से कोई अपनी ज़रा बड़ी लड़की से शादी कर ले तो लोग इनके अंदर के कीटाणु जाग जाते हैं। आप खुद को ही देख लीजिए। आप माँ से 8 साल बड़े थे और अब भी आपकी पत्नी आपसे 16 साल छोटी है। राज, उन्होंने एक तमाचा राज के गाल पर चढ़ दिया और बाहर खड़ी सिया के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। वह कांप रही थी और आंखों में भरे आंसू गालों पर फिसल गए थे। ये ये सिखा दिया है उस लड़के ने तुझे 15 दिनों में? अपने बाप से जबान लड़ा रहे हो तुम उस दो कौड़ी की। बस
एक और लफ्ज़ नहीं बोलिएगा आप, वरना शायद मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। वह बाप को उंगली दिखाते हुए बोला। चुप, चुप हो जाओ तुम दोनों, ऐसे तो तुम लोग मेरी जान ले लोगे। कैलाश, अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा यही होगा कि तुम अपने बेटे की पसंद को अपना लो, वरना वक्त हाथ से फिसल जाएगा और सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं कर पाओगे। राज, तुम भी अपने लहजे को काबू में रखो, ये तो नहीं सिखाया मैंने तुम्हें, हेमलता जी ने उन्हें समझाया। सिया से अब वहाँ ठहरना मुश्किल हो गया था, अपने बारे में ही उसे मालूम नहीं था। वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे में पहुंची और दरवाजे से अंदर आते ही वह बेहोश खाकर नीचे गिर पड़ी। सिया, सिया, क्या हुआ तुम्हें? सिया। राज कमरे में आया तो फर्श पर आड़ी तिरछी गिरी हुई सिया को देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटाया और कंबल ओढ़ा दिया। मंजू ताई, जल्दी आइए, मंजू ताई, वह चिल्लाया। क्या हुआ साहब? अरे दुल्हन को क्या हुआ? ताई, आप जल्दी से गुनगुना पानी ले आइए, उसने उन्हें भेजा। वह बेहोश उसके सामने लेटी हुई थी, गालों पर आंसू के निशान नजर आ रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि वह रोई और बेहोश हो गई। वह तो यहाँ थी तो उसने डैड की बातें सुन तो नहीं ली थी। इस वक्त वह खुद भी परेशान सा था और अब सिया को ऐसे देखकर और भी परेशान हो गया था। जानता था कि अचानक उसे शादी हो जाना और बाद की चीज़ एक्सेप्ट कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लीजिए साहब पानी, मंजू ताई ने ग्लास को आगे बढ़ाया। कोई और वक्त होता तो वह साफ कहने पर उन्हें मना करता और नाराज़ होता, लेकिन इस वक्त उसे होश नहीं था। उसने जल्दी से रुमाल पर थोड़ा सा पानी डाला और उसके चेहरा साफ करने लगा। गीलापन महसूस कर वह कसमसा उठी थी और थोड़ी देर में ही उसने आंखें खोल दी। सामने ही राज का परेशान सा चेहरा था। वह बार बार उसे पुकार रहा था और अब जबकि वह होश में आ गई थी, वह उठकर बैठ गई थी। अब कैसा फील कर रही हो? बेहतर लग रहा है पहले से? उसके लहजे में मोहब्बत और फिक्र थी। पापा के अलावा राज और दादी ही दो इंसान थे जिनके अंदाज में उसके लिए फिक्र छलकती थी। उसने बस सिर हिलाया। मंजू ताई उन्हें बात करते देख बाहर चली गई और जाते जाते मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर गई। उनकी मोहब्बतों के बीच वह कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। क्या हुआ था सिया? ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई तुम? राज ने पूछा। वह पलके झुकाए हुए थी, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और आंखों से पानी आ रहा था, तो मैं आराम करने के लिए रूम में आ रही थी। दरवाजे पर ही तेज चक्कर आया और मैं गिर गई, फिर मुझे कुछ याद नहीं, उसने धीरे से कहा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं सिया? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, उसने कहा और मोबाइल उठा लिया। सिया ने जल्दी से उसके हाथ पर हाथ रख दिया। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। राज ने हैरानी से उसे देखा। उसका लहजा फीका हुआ था, आंखों में उदासी तैर रही थी। उसे ऐसे आंखों में देखता पाकर सिया ने निगाहें झुका ली और फिर लेटकर जलती हुई आंखें बंद कर ली। वह राज की आंखों में खोजने की कोशिश कर रही थी कि उसको लेकर उसके दिल में सवाल क्या है। वह अब क्या सोचता है उसके बारे में? क्या वह कुछ जानना चाहता है या फिर उसे कोई पछतावा तो नहीं हो रहा है? वैसे तो पहले ही बाप और बेटे के बीच दरार थी, मगर उससे शादी ने इस दरार को खाई में बदल दिया था और अब शायद ये खाई कभी पटने वाली नहीं थी। वह तो पहले ही खुद को कसूरवार मानती थी कि वह उसके पति होने के बावजूद भी उसे फांसे बनाए हुए हैं, और अब तो ये गिल्ट और भी बढ़ गई थी। रात में खाने पर भी वह बस बैठी सी रही थी, खाना तो खाया ही नहीं गया उससे। वह मनोज जी से भी गुस्सा थी कि उन्होंने भी उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि उसकी माँ एक अनाथ ईसाई थी। माँ थी वह उसकी और उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वह हिंदू थी या ईसाई। बस तो किस बात का था कि उसे नहीं बताया था। अगर उन्होंने उसे बताया होता तो वह मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार होती। खाने के बाद वह रूम में आ गई थी और राज स्टडी रूम में चला गया था। उसका यूपीएससी का इंटरव्यू होना था तो वह उसी की तैयारी में लगा रहता था। रात गए जब वह कमरे में आया तो वह सो चुकी थी। वह बेड पर आ गया। नाइट बल्ब की रोशनी में वह बहुत प्यारी लग रही थी। ढीला सा कुर्ता और शॉल नींद में होने से इधर उधर था। काले बालों की आवारा लटें उसके गालों को चूम रही थी। आंखों पर स्याह पलकों की छालर गिरी हुई थी। नाजुक लब खामोश थे। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह झुका और होले से उसके माथे को चूम लिया।
और सिया को जैसे उसके हर सवाल का जवाब मिल गया था। राज के दिल में उसके वजूद को लेकर कोई सवाल नहीं था। अगर कुछ था तो बस मोहब्बत। उसने धीरे से आंखें खोल दी। वह जाग गई। जाग गई? राज ने उसे आंखें खोलते देखकर पूछा। अभी भी उसका दिल उसके बस में नहीं था। धड़कनें तेज हो रही थी। यह बस यही सोच रही थी कि सबकी नाराजगी मोल लेकर फिर राज को क्या मिला। ना तो बाप की मोहब्बत, ना परिवार का साथ, और अब ना ही पति होने का हक, और कुछ नहीं। तो वह उसे उसका अधिकार तो दे ही सकती है। ये दूरी मिटा सकती है कि उसे कुछ तो खुशी मिले। वह बेचैनी में निचला होंठ काटने लगी थी। क्या हुआ? परेशान हो किसी बात से? राज ने उसे देख कर पूछा। वह उठ बैठी और राज की ओर देखने लगी। वह उसे मोहब्बत तो नहीं कर पाई थी, लेकिन कुछ तो था उसके लिए उसके दिल में। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसने हमेशा उसका साथ दिया था, तो आज उसकी बारी थी। सिया ने उसकी आंखों में झांका जहां मोहब्बतों की दुनिया आबाद थी। राज, अ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? उसने धीरे से कांपते लहजे में पूछा। उसके इस सवाल पर वह खामोशी से उसे देखने लगा। आज वह कुछ अलग सी लग रही थी। उसकी शॉल बिस्तर पर थी। लिबास बिखरा सा था, और उसने उसके सामने शॉल लेने की कोशिश भी नहीं की थी। कुछ अलग से बिखरे हुए जज्बात थे उसके चेहरे पर, मानो कुछ बोलना है, बताना है, करना है, मगर शुरुआत नहीं हो पा रही है। क्या हुआ? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या मैंने? जब देर तक राज का जवाब नहीं आया, तो उसने राज की तरफ देखकर पूछा। हाँ, बहुत मुश्किल सवाल था। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए पूछ रहा। क्या हुआ सिया? क्या परेशानी है? उसने उसे करीब करते हुए पूछा। हमारी शादी को 20 दिन हो गए हैं, और अभी भी हम। क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? वह सर झुकाकर धीरे से बोली। आता तो है यार, तभी तो तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। सिया ने नजरें नहीं मिलाई, बस धीरे से मुस्कुरा दी और सर और हल्का सा झुका लिया। राज समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाह रही है। उसने हमेशा की तरह उसके और करीब होते हुए उसके दिल की बात जानी चाहिए, मगर इस बार ना तो वह पीछे हटी और ना ही उसे रोका, जबकि हमेशा वह उससे दूर हो जाती थी। वह जानना चाहता था कि अभी भी उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। राज उसकी आंखों और गालों को चूमते हुए पीछे हटने लगा कि सिया उसके सीने से लगकर खुद को उसे सौंपते हुए किस करने लगी। दोनों की सांसें उलझ गई थी। उसने सिया को आहिस्ता से लिटा दिया, खुद उस पर छाने लगा। सिया ने कसकर आंखें बंद कर ली थी। उसने शुरुआत तो कर दी थी, मगर अब बर्दाश्त करना बस से बाहर हो रहा था। सिया के हाथ बेड की चादर पर कस गए थे। वह जान चुकी थी कि ये सब कुछ बिना मोहब्बत के करना इतना आसान नहीं है उसके लिए। अचानक से राज ने उसे छोड़ दिया। वह उसका चेहरा देखने लगा। उसके चेहरे पर वो जज्बात नहीं थे, बस एक उलझन सी थी। आंखें कसकर बंद थी, हाथ चादर पर कसे हुए थे। वह बस ये सब बिना किसी जज्बे के जबरदस्ती कर रही थी। मगर क्यों? उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था उसे। फिर भला उसे किसने और कब फोर्स किया? कुछ लम्हे तक जब उसे राज का स्पर्श महसूस नहीं हुआ, तो उसने आंखें खोल दी। वह बैठे हुए उसी को देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। क- क्या क्या हुआ राज? उसने कुर्ते को ठीक किया और बैठते हुए पूछा। वह तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। तुम ऐसे अचानक से खुद को मुझे सौंपने के लिए कैसे तैयार हो गई? कल तक मुझसे 2 गज की दूरी रखती थी, मेरी नज़दीकी बर्दाश्त नहीं थी, और आज अचानक ही काया पलट। वह उसकी निगाहों में उतर रहा था। नहीं तो ऐसा नहीं है। मेरा मतलब अचानक नहीं। मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं भी। उसकी तो जैसे सांसें अटक रही थी। रियली? उसे यकीन नहीं था। हाँ, सच में। तो तुम खुद को मुझे सौंप दोगी पूरी तरह? जैसे मैं कहूँ वैसा करोगी? उसने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हाँ बिल्कुल, मैं करूँगी। ओके देन, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। उसने अपनी काली चमकती आंखें उस पर जमा दी। वॉट? सिया ने झटके से सर और नसें उठाकर उसे देखा कि शायद वह यूं ही कह रहा है। यस, इफ़ यू आर लव मी देन टेक ऑफ योर क्लोथ्स। आई सेड टेक ऑफ योर क्लोथ्स सिया। वह जरा भी मजाक नहीं कर रहा था। सिया ने आंखें बंद की और कुर्ते का बटन खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में, और फिर करो
वह बस उसके बर्दाश्त आजमा रहा था। उसने आंखें खोल दी और आहिस्ता आहिस्ता शर्म से बोझल पलके उठाकर उसकी तरफ देखा। शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया था, कानों तक चेहरा दहक उठा। उसने पहला बटन खोला, फिर दूसरे बटन पर हाथ रखा, लेकिन उससे नहीं हो पाया और वह जो अब तक मजबूत बनी हुई थी एकदम से टूट गई और सिसक पड़ी। राज ने उसे सीने से लगा लिया। वह उसके कंधे से लगे आंसू बहाने लगी। आई एम सॉरी राज, मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी राज, मुझसे नहीं होगा। उसके आंसू वह महसूस कर रहा था। राज ने उसे कंधे से पकड़कर सामने किया। क्यों? क्यों किया ये? मैंने तुमसे ऐसी कोई डिमांड की कभी? और अगर मैं नहीं रुकता उस वक्त तो? उसका सर झुका हुआ और भी झुक गया। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी ओर देखे। जो वह कर चुकी थी उस पर अब उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। क्या सोचा होगा उसने उसके बारे में? कितनी बेशर्म लड़की है, वह सोचकर और भी पजल हो गई और आंखें झुक गई। लेकिन राज ने उसका चेहरा हथेलियों में भर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था, शर्म से पलकें बोझिल हो चुकी थी। तुम्हारे इस रूप पर तो फिदा हूँ मैं, दिल चाहता है इन लबों की लाली चुरा लूं। वह मुस्कुराते हुए सोचने लगा। उसने उसे आराम से बैठाकर शॉल से कवर किया और खुद उसके सामने बैठ गया था। अब बताओ क्या हुआ था? किसने मजबूर कर दिया तुम्हें ये सब करने पर? मेरी सिया तो बिना मन के कुछ नहीं करती। जो उसका दिल चाहता है वह वही करती है। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि सिया ने बदलने की कोशिश की, वो भी इस हद तक? उसने बहुत ही आराम से पूछा। सिया कुछ भी बोलने की सिचुएशन में नहीं थी। एक तो शर्मिंदगी इस कदर थी कि उसकी तरफ देखना भारी था, दूसरी तरफ पापा पर भी गुस्सा था। पर क्या बोले, बस यही सोच रही थी कि उसके चेहरे पर एक बार फिर उदासी, परेशानी और उलझन नजर आने लगी थी। हम कल बात करें प्लीज़, वह नजरें चुराती हुई बोली। नहीं, अभी बताओ। वह अडिग रहा। वैसे भी राज को, सिया को ऐसे देखने और छेड़ने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है, लेकिन मुझे अपनी तरफ देखने के लिए मत बोलना। वह उसके सामने बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। खास तौर से इस हरकत के बाद उसकी तरफ देखना नामुमकिन हो रहा था। ओके, राज ने होंठ दबाकर मुस्कुराहट रोकते हुए कहा और धीरे धीरे उसने अपने मन की गांठें खोलनी शुरू कर दी। उसके पिता की बातों पर उसके जवाब और अपनी माँ के सच को लेकर मनोचिका उससे ये सब छुपाना सब बताती रही। सिया की आंखें भर आई माँ का जिक्र करते हुए। आवाज़ भर्रा गई तो वह चुप हो गई। हम्म, तो तुम्हें तकलीफ किस बात से हुई? कि वो ईसाई थी या फिर? नहीं राज, वह बस माँ थी मेरी, और किसने कहा कि माँ का धर्म मैटर करता है? माँ तो बस माँ होती है। मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ इस बात से है कि पापा ने मुझे नहीं बताया ये, और मुझे ये सब इस तरीके से मालूम हुआ। पापा ने ये ठीक नहीं किया। वह रुआसी सी हो गई थी। मेरे ख्याल से उन्हें शायद ये इतना रिलेवेंट नहीं लगा होगा। तुम अगर अपने बचपन को याद करोगी तो शायद कोई ऐसी बात तुम्हें याद आए जिसमें तुम्हें ये भी मालूम हो गया होता। बड़े होने के बाद चाचा जी ने सोचा नहीं होगा कि तुम्हें स्पेशली बताएं। वैसे भी उन्होंने ना सिर्फ तुम्हें और घर को संभाला बल्कि बाहर का काम भी साथ नहीं किया। हो सकता है कि ये तमाम जिम्मेदारी निभाने के बाद वह तुम्हें बताने में चूक गए हों। वैसे भी ऐसे पापा नसीब वालों को मिलते हैं, और तुम उनकी तरफ से मन मैला कर रही हो, गलत कर रही हो सिया। राज के चेहरे पर बाप का प्यार ना मिलने का दर्द बिखर गया था। हाँ, सच ही तो कह रहा है। वह एलिना के बाद मनोज जी ने सिया को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, उसका हर नाज रखना उठाया, उसके मुंह से निकलने से पहले उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। सारे रिश्तेदारों से दूर हो गए थे। जब जब सिया और राज की दोस्ती पर सवाल उठा तो वो उसके और समाज के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि रितेश ने इस बात को बेस बनाकर शादी तोड़ दी, मगर उनके प्यार और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। तो सिया ने कैसे गुस्से में उन्हें गलत समझ लिया। लेकिन अब सिया के दिल की आग न केवल पल में शांत हो गई बल्कि खुद पर अफसोस भी हुआ। तुम ठीक कह रहे हो, पापा के लिए मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, उसने दुखी लहजे में कहा। और हाँ,
अब ये तो बताओ आज की इस मेहरबानी की वजह क्या थी और क्या सोचा आपने इस नाचीज़ के बारे में? उसने थोड़ा शरारती अंदाज में उसके सामने झुक कर कहा। मुझे अब बहुत नींद आ रही है, कल बात करें प्लीज़। वह इस जिक्र से बचना चाहती थी। अपनी आज की बेवकूफ़ी पर वह हद से ज़्यादा शर्मिंदा थी और उसका दिल अब खुद को ही पीटने का कर रहा था। सच में नींद आ रही है? राज निचला होंठ दांतों में दबाकर मुस्कुराया। उसी लम्हे सिया की नज़र उसकी तरफ उठी और वह जम सी गई। कितना हैंडसम लग रहा था वह। सुर्ख सफ़ेद चेहरा, माथे पर बिखरे बाल, होंठ को दांतों में दबाए शरारत से मुस्कुराते हुए वह उसे ही देख रहा था। सिया का दिल एक अलग ही अंदाज में धड़क उठा। आज पहली बार वह खुद की ही धड़कन से घबरा गई। जल्दी से निगाह नीचे की कि कहीं वह उसकी चोरी भी ना पकड़ ले और हाँ में सर हिला दिया। देख लो, नहीं तो कल दिन के उजाले में मेरी आंखों में देखकर बताना पड़ेगा। राज ने उसे छेड़ा। मुझे नींद आ रही है, वे कहकर जल्दी से लेट गई और कंबल में मुंह छुपा लिया। राज भी हंसते हुए उसके पास लेट गया और उसे पीछे से ही उसे पकड़कर आंखें बंद कर ली। बेटा, अगले महीने तेरा इंटरव्यू हो जाएगा। भगवान करे सब अच्छा रहे और तू सेलेक्ट हो जाए। लेकिन बेटा, दादी ने हल्के से खांसते हुए कहा। उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया था। उसका इंटरव्यू अगले महीने के लास्ट में था। जी दादी, बोलिए क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। कुछ नहीं मेरे बच्चे, तेरा बचपन, पढ़ाई, शादी सब देख लिया मैंने। बस अब तो एक ही आस है, तेरे बच्चों को अपने गोद में लूँ। सिया को अब खुशखबरी सुना देनी चाहिए, वरना हमारा क्या भरोसा, आज हम हैं कल ना हो। उन्होंने बड़ी आस से कहा। क्या दादी, अभी तो हम खुद बच्चे हैं, देखना बहुत लंबी उम्र होगी आपकी और हर शौक अरमान पूरे करेंगी आप। उसने उनका हाथ आंखों से लगाने के बाद चूमते हुए कहा। हर शैतान कहीं का, अभी शौक अरमान रहेंगे क्या? उन्होंने हंसते हुए कहा और राज ने उन्हें बातों में लगाकर अपने हाथों से दलिया खिलाने लगा। दरवाजे पर खड़ी सिया वहीं से पलट गई। कितना समझदार हो गया है कि दादी का मान जरा भी कम ना होने दिया। पर वह अभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार ना थी। फिर भी वह उसे ज़रा भी फोर्स नहीं करता था। जितना उसे सोच रही थी उतना ही उलझ रही थी। आज तो बता दो क्या हुआ था तुम्हें उस रात? सिया किचन में चाय बना रही थी। राज ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। वह एकदम से डर गई। उसने इससे पहले कभी इस तरह किचन में आकर बात नहीं की थी। डरने की वजह से उसका हाथ पैन के हैंडल पर लगा और पैन लुढ़कता हुआ उसकी तरफ गिरा। राज ने तेजी से उसे पीछे किया, लेकिन फिर भी गर्म चाय सिया की लेफ्ट टांग पर गिरी। उसके मुंह से आह निकल गई। राज ने जल्दी से गैस ऑफ किया और उसे गोद में उठाकर बाहर निकाला। सॉरी यार, प्लीज़, वेरी सॉरी। वह बोलते हुए उसे बाथरूम में ले गया और नल खोलकर उसका लेफ्ट पैर उसके नीचे किया। उससे पहले उसका प्लाजो घुटनों तक सरका दिया था। पल भर के लिए सिया अपनी तकलीफ भूल गई। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी होने लगा। राज, मैं कर लूँगी, तुम जाओ, वह प्लाजो नीचे सरकाते हुए बोली। सिया, ये क्या कर रही हो? हटाओ यार इसे। आई नो मेरी गलती है, अभी इस पर ठंडा पानी डालो। उसने फिर से कपड़ा हटा दिया। सिया बस उसे देखती रही। वह ऐसे परेशान था जैसे जाने क्या हो गया हो, जैसे चोट उसे लगी हो, दर्द उसे हो रहा हो। वह उसे देखकर मुस्कुरा दी। राज ने नल इतनी स्पीड से चलाया हुआ था कि वो दोनों ही उसकी छींटों से खासे भीग गए थे। हो गया राज, अभी सब ठीक है, चलो अब, उसने धीरे से कहा और उसका कंधा प्रेस किया। राज ने उसकी तरफ देखा। उसकी शर्मीली आवाज़ उसे गुदगुदा गई। सिया के घुटने के नीचे से अभी भी उसने पकड़ा हुआ था। इस पर पानी डालते रहना, नहीं तो जलन होगी। तुम्हें तकलीफ हो ये मुझे पसंद नहीं। और फिर उसने उसकी तरफ देखा और बात अधूरी छोड़ दी। और फिर सिया की सवालिया नज़र उसकी तरफ उठी। इस बहाने तुम्हारा शर्म से लाल हुआ चेहरा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। सिया ने पैर खींचकर प्लाजो नीचे किया और शिकायती नज़रों से उसे देखा। तुम हो ही बेशर्म, ऐसे कौन किसी लड़की के कपड़े हटाता है? वह तिड़क कर बोली और बाथरूम से बाहर चली आई। वह भी टैप बंद करके उसके पीछे पीछे चलता आया। तो क्या हुआ, कपड़े हटाकर ही तो पानी डालता मैं, लेकिन तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही थी मुझसे? वह उसके सामने आ गया। मुझे कोई शर्म वम नहीं आ रही थी, वो तो बस
अजीब लग रहा था थोड़ा। तुम्हें अजीब नहीं लगेगा ऐसे? नहीं, मुझे क्यों अजीब लगेगा? तुम मेरी पत्नी हो। ये लो देखो। उसने अपना ट्राउज़र ऊपर खिसकाया। जाओ तुम यहाँ से बेशर्म इंसान। तुम लड़के हो, ऐसे ही करोगे। वह नाराज़ हुई। तो मान क्यों नहीं लेती कि शर्म आ रही थी। वह उसकी बिल्कुल सामने और करीब आ गया था। राज हटो प्लीज़। उसकी आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो गई। उसने उसे देखकर मुस्कुराहट दबाई और पीछे हट गया। तुम चेंज कर लो, मैं मंजू ताई से कहकर किचन साफ करवा देता हूँ। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो बताओ। राज ने पूछा। नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए ही बना रही थी। अपने लिए भी बनाने लगी थी। अब नहीं पीनी है, उसने कहा तो राज बाहर चला गया। सिया ने चेंज किया और बेड पर पैर लटका कर बैठ गई। वह वॉशरूम में आया और बेड से कबर्ड से टी शर्ट निकाल कर बेड पर रखी। उसने देखा तो उठ खड़ी हुई। तुम चेंज कर लो। वह बाहर जाने लगी कि उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बैठ जाओ। क्यों जाना है बाहर? तुम्हें प्रॉब्लम होगी मेरे सामने चेंज करने में, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। राज ने उसे वापस बेड पर बिठा दिया। सिया शर्म से सुर्ख हो गई। उसे वो रात याद आ गई थी। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए उसकी तरफ देखा। वह टी शर्ट उतार चुका था। उसकी परफेक्ट बॉडी का एक एक कट साफ नजर आ रहा था। वह उसके वजूद की खुशबू में खोई हुई उसे एकटक देखे जा रही थी। इस वक्त उसे ख्याल ही नहीं था कि वह उसके ऐसे देखने को नोटिस कर रहा है। मैं तुम्हारा ही हूँ जाने मन, राज ने शरारत से कहा तो वह लम्हे भर में होश में आ गई। छेप कर जल्दी से मुंह फेर लिया। वह टी शर्ट पहनकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। जी भर कर देखो, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। वह अब उसे परेशान करने के मूड में था। इस बार सिया ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाए बैठी रही। उसकी शादी को 3 माह हो चले थे। इस अरसे में वह खुद उसकी तरफ खींची चली आई थी। उसके जज्बात कब बदल गए उसे पता ही नहीं चला था। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। फिर वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसमें खोकर वह इंटरव्यू को भूल जाए। इसीलिए उससे दूर ही रहती थी। वैसे भी अगले हफ्ते उसका इंटरव्यू था और उसे पूरा यकीन था कि राज कामयाब होगा। राज की नज़रें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। वह थोड़ा सा पीछे हट गई। राज भी थोड़ा और उसकी ओर बढ़ गया। वह और पीछे हुई तो बेड के क्राउन से लग गई। राज भी और उसकी तरफ खिसक गया। राज, तुम स्टडी रूम में नहीं जाना है क्या आज? वह बगैर नजरें मिलाए बोली। हम्म, आज तो तुम्हें स्टडी करने का मन है मेरा। वह बोलते हुए और भी फासले कम कर गया। सिया ने उसकी तरफ देखा। फिर जाने कैसे एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। जाओ यहाँ से, बड़े आए मुझे स्टडी करने वाले। पहले जो स्टडी कर रहे हो उसी मुकाम पर पहुँचाओ, फिर मुझे स्टडी करने की बात करना। वह तकिए पर उसे फेंकते हुए बोली। पता है, फिर मैं तकरीबन 2 साल के लिए चला जाऊंगा ट्रेनिंग पर। राज ने कहा तो सिया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या 2 साल? सिया को पता ही नहीं था। हाँ, फिर तुम आराम से रहना, कोई तंग नहीं करेगा तुम्हें। उसने मज़े से उसके धुआं धुआं होते चेहरे को देखकर कहा। सिया को लगा जैसे किसी ने उसका दिल उसके सीने से खींच लिया हो। उसे नहीं पता था कि पल पल उसका दूर जाने का वक्त करीब आ रहा है। ये सब तो उसके ख्याल में भी नहीं आया था। उसकी आंखें लम्हे भर में आंसू से धुंधला गई। अरे सिया, तुम रो क्यों रही हो? 2 साल के लिए जाऊंगा, उम्र भर के लिए नहीं। उसने हंसते हुए कहा। तुम जाने का सोचो तो सही, उम्र भर के लिए जान न ले लूँगी मैं तुम्हारी। मैं गुस्से से आंसू साफ करते हुए बोली। हाय, ये जान तो पहले ही तुम्हारी है जान। मैं उसके सामने बेड पर गिरते हुए नकली आह भरकर बोला। सिया ने करीब रखा तकिया उठाकर उसे फिर मारने लगी, जिससे वह हाथ उठाकर बचने लगा और फिर सामने तकिया पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिसके साथ वह भी खींची चली आई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राज धीरे से उस पर झुक गया और उसके सर से सर मिला लिया। मेरे चले जाने से तकलीफ हो रही है? क्यों? उसके मीठे लहजे पर वह और भी बिफर गई। मेरा पति 2 साल के लिए जा रहा है और मुझे तकलीफ नहीं होगी। वह झटके से पीछे होने लगी, मगर राज ने अपनी पकड़ उसके बाजों पर से ढीली नहीं की। पति? सिया की जुबान फिर फिसल गई थी, लेकिन उसके सामने उसने फिर से बात को संभालना चाहा। हाँ हाँ, तो पति तो हो ही ना तुम मेरे। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे बात करनी थी तुमसे, उसने गुस्से के पीछे अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कहा। राज हंस दिया। ओके पत्नी जी, मैं चला कुछ और स्टडी करने।
तुमने तो खुद को स्टडी करने नहीं दिया, लेकिन एक दिन ज़रूर करूँगा। वह उसे छोड़कर पीछे हट गया। वह बाहर निकल गया तो वह फिर से उदास हो गई। अभी तो वह मोहब्बत नाम के इस मीठे से एहसास में खोने लगी थी। अभी तो उसके नज़दीकी उसे लुभाने लगी थी। उसका चेहरा हर पल आंखों में रहने लगा था। उसकी बातें, उसकी शरारतें, उसकी वो बोलती आंखें, उसकी खुशबू, सब कुछ उसे दीवाना बना गया था। ये दीवानगी कब इश्क बनकर रगों में उतर गई थी, मालूम ही ना हुआ था। आज समझ रही थी कि उसने क्या महसूस किया होगा जब वह उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर रितेश को चुन बैठी थी। कैसी हालत हुई होगी उसकी जब उसकी सगाई हुई थी, और जब रितेश उसे छू रहा था तब कितना कंट्रोल किया होगा उसने। मोहब्बत में इंसान कितना बदल जाता है, कभी कितना मजबूत और कभी कितना बेबस हो जाता है, ये बस उसे समझ में आ रहा था। पहले राज कितना हंसमुख और केयरिंग था उसके लिए, और फिर उसकी सगाई की खबर सुनकर जब वह आया और उनमें बहस हुई थी तो वह किस कदर टूट सा गया था। बाद में भगवान ने शायद उसकी सच्ची मोहब्बत को जानकर उसे उसके साथ बांध दिया था, और उसकी वो शो की वो शरारतें, हंसी सब वापस लौट आई थी। और अब जब वह उसकी सच्चाई को जान चुकी थी, मान चुकी थी, तो उसके हर जज्बे को शिद्दत से महसूस कर रही थी। बस अब और नहीं, वह बस उसके इंटरव्यू होने का इंतज़ार करेगी, फिर कोई फासला, कोई दूरी नहीं रहेगी दोनों के दरमियान। आखिर वह खुद इश्क बनकर उसकी रगों में उतर चुका था। वह सोचती हुई नींद की वादी में उतर गई, जहाँ सब सपनों में भी बस उसी का साथ था, और अब उसे उसके साथ के अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं था। राज, खाना लग गया है, कहाँ हो? वह उसे बुलाने के लिए कमरे में दाखिल हुई थी, और इधर इधर उधर देखते हुए उसे पुकारने लगी थी। वह आज ही वापस आया था। कल उसका इंटरव्यू था। 2 दिन वह बाहर था और आज शाम ही लौटा था। उसके जाने के बाद उसे उसके गैर मौजूदगी का पूरी तरह एहसास हुआ था। उसका दिल ही नहीं लगा था किसी काम में। उसने राज को पूरी तरह मिस किया था। हर जगह उसका होना, उसका छेड़ना, उसकी मस्ती मजाक, उसके जुमले, उसकी शौकी और शरारत से चमकती आंखें, और सबसे बढ़कर उसकी मोहब्बत। वह वैसे तो दादी और मंजू ताई के साथ बातें करने में और काम करने में लगी रही थी, लेकिन किसी तरह से दिन काटने के बाद रात को जब कमरे में आई तो उसकी खुशबू का एहसास दिल बेचैन कर गया था। उसका वजूद उसके लिए कब सुकून का सबब बन गया था, पता ही नहीं चला था। अब जबकि वह यहाँ नहीं था तो वह बेचैन से बिस्तर पर करवटें बदलती रही थी। तब ये एहसास और भी ज़्यादा हुआ था कि वह किस कदर ज़रूरी हो गया था उसके लिए। उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ बेरंग फीका सा था। आज उसके आने पर लगा था कि जान फिर वापस लौट आई है। जिंदगी में फिर रंग भर गए हैं। आंखों में चमक आ गई है और होंठों पर मुस्कुराहट। एहसास हुआ था कि उसी के दम से हर रौनक थी। उसका श्रृंगार, उसका सिंदूर वही था। वही था उसकी ज़िंदगी, और वही अनजाने में उसी से दूर जा रही थी। उसके आने की खुशी उसके चेहरे और आंखों से छलकी पड़ी थी। चेहरे की सुर्खी और आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसे बुलाने के लिए कमरे में आई तो नजरें उसी को ढूंढ रही थी। वह दिखाई नहीं दिया तो उसे देखने के लिए बालकनी की तरफ चली गई। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर वह बाहर आया। वह जो उसे बालकनी में देखने गई थी, आहट होने पर वापस पलट आई। वह उसके सामने था, फीका फीका सा शर्टलेस, बिखरे गीले बाल, निखरा निखरा चेहरा और शरारत से चमकती आंखें। उसके वजूद से उठती भीनी भीनी सी महक उसे मदहोश करने लगी थी। घबरा कर जल्दी से नसें झुकाई और जाने के लिए उसके पास से निकलने लगी कि उसने मुस्कुराते हुए उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो? अभी तो मुझे पुकार रही थी। उसने उससे पूछा। वो बाहर दादी इंतज़ार कर रही हैं, खाना लगा दिया है, उसने बगैर निगाहें मिलाए कहा। पहले मेरे लिए टी शर्ट निकाल दो। उसने उसका रास्ता रोका हुआ था। वह कबर्ड की तरफ पलट गई थी और टी शर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ी थी। इस पूरे वक्त में सिया ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी नज़दीकी से वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी टी शर्ट हाथ में पकड़ाती ही वह बाहर जाने लगी कि उसकी नाजुक कलाई उसके हाथ में थाम ली। पहना तो दो। उसने उसे बाजू में फटते हुए बाल झटक कर अपनी बूंदें उस पर उड़ाई, जिससे बचने के लिए उसने चेहरा घुमा लिया। क्या कर रहे हो? पहले कपड़े पहनो, मुझे भी गीला कर दिया तुमने। उसने अपनी धड़कनों को संभालते हुए उसे घूरा, मगर राज की मुस्कुराहट उसका दिल लूटने के लिए काफ़ी थी। वह जो मुश्किल से खुद को नॉर्मल कर पाई थी, फिर से नर्वस होने लगी थी। ओहो, चलो तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ पहले, फिर मैं कर लूँगा।
कहते हुए उसने चमकती आंखों से उसे देखा। बेशर्म, कहते हुए उसने उसे पूरी ताकत से धकेला और उसके बाजू से निकलकर कमरे से तेजी से निकल गई। राज, अब तो तुम्हारा सब काम हो गया है, तो कुछ दिनों के लिए तुम दोनों कहीं घूम क्यों नहीं आते? शादी से अब तक नौकरी की तैयारी की वजह से टालता रहा है, लेकिन अब तो सब काम हो चुके हैं, तो दोनों चले जाओ। और फिर यही तो वक्त है घूमने फिरने का, नहीं तो जिंदगी के झमेलों में फुर्सत नहीं मिलेगी। दादी ने राज से कहा। दादी, आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती आपकी, उसने आराम से जवाब दिया। और जब तू ट्रेनिंग पर जाएगा तब मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी क्या? और फिर अब मैं अकेली कहाँ हूँ? मंजू तो हर वक्त साथ है मेरे, और अगर फिर भी कुछ ज़रूरत हुई तो मनोज भी तो है। और अब कुछ भी नहीं सुनूंगी मैं। वो क्या कहते हैं, हनी? हाँ, हनीमून मना कर आओ, उन्होंने कहा। सिया की पलकें शर्म से झुक गई। वह चुपचाप धीरे धीरे खाना खाती रही। उसके शब्द हमेशा की तरह उसका साथ छोड़ गए थे। ओहो दादी, आप भी ना? अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगा। उसने टालने की कोशिश की। अरे बस कर राज, इतने नखरे तो लड़कियां भी नहीं करती। ठीक है दादी, चले जाएंगे। पहले आप बताओ, आप कहाँ गई थी हनीमून पर? उसने हंसते हुए कहा। चल हट बदमाश, दादी से शरारत करता है, उन्होंने प्यार से उसे छिड़क दिया था, मगर उनका चेहरा इस उम्र में भी दमक उठा था। शरारत कहाँ दादी, बताओ ना, कहाँ ले गए थे दादाजी आपको? उसने उठकर उन्हें बाजुओं में एक घेरे में ले लिया। हमारे ज़माने में कहाँ कहीं जा पाते थे, घर परिवार ही सब कुछ होता था, मगर मुझे सिनेमा देखने का बड़ा शौक चढ़ा था। अब परेशानी एक थी कि कैसे ले जाएं सबके सामने। उनकी बूढ़ी आंखें किसी याद से चमक उठी। सिया बड़े शौक से उन्हें देख रही थी। मोहब्बत कितनी भी पुरानी हो जाए, अपनी चमक, मिठास, एहसास और जज्बे कभी नहीं खोती। फिर कैसे गए दादी? सिया ने अपनी खूबसूरत काली आंखों से शौक जाहिर करते हुए पूछा। कैसे गए? राज के दादाजी ने अपने दोस्त के यहाँ जाने का बहाना बनाया और हम चल दिए सिनेमा देखने, मगर कोई देख ना ले इस डर से सर पर पल्लू रखकर घूंघट निकाल कर गए। और सिनेमा देख कर निकले ही थे कि चाचा जी के साले वहीं मिल गए। और बस फिर क्या था, उन्होंने मुझे तो देखा नहीं, मगर राज के दादाजी को बहुत सुनना पड़ा। दादी हंस पड़ी और उनके चेहरे पर फैली मोहब्बत का नूर देखकर सिया मुस्कुरा दी। ये उनकी मोहब्बत ही तो थी जो उन्हें आज भी इतना रोशन कर रही थी। सिया, राज ने उसे पुकारा। वह लेटे हुए आंखें बंद किए किए बोली। कहाँ जाना है तुम्हें घूमने? ये सुनते ही सिया उठकर बैठ गई। उसे घूमने का बहुत शौक था, मगर मनोज जी ने उसे कभी कहीं जाने ही नहीं दिया। वे हमेशा उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। हम सच में जाएंगे राज? वह बच्चों की तरह खुशी से हो उठी। हाँ बताओ, कहाँ जाना है? उसने उसका खुशी से दमकता हुआ चेहरा देखा। राज, हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ ठंड हो, बर्फ हो, सब कुछ बहुत खूबसूरत हो, शांत हो, जहाँ हम घूमें और हमें किसी की फिक्र ना हो। ऐसी कोई जगह है? शौक से उसकी आंखें जगमगा रही थी। जगह तो है, लेकिन थोड़ा लेट कर दिया। अब तो होली भी चली गई है और गर्मी होने लगी है, ऐसे में बर्फ नहीं होगी। वह होली से बोला। ओके, फिर कभी चलेंगे। उसने मुंह लटकाया। फिर तो हनीमून बहुत लेट हो जाएगा, राज ने शरारत से कहा। तो लेट मैंने किया क्या? हटो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। बोलते बोलते सिया बात समझ गई और तो गुस्से से उसे देखा। हनीमून पर बात थोड़ी करते हैं वहाँ तो। राज ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। राज चुप हो जाओ, तुम ना बहुत बेशर्म हो गए हो। उसने मुंह फेर लिया। अरे इसमें क्या बेशर्मी वाली बात बोल दी मैंने? बताओ ज़रा, क्या समझा तुमने? उसने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया था। सिया ने उसकी तरफ देखा। वह हर बार उसकी बातों में ऐसे ही फंस जाती थी। एक बार फिर उसकी मुस्कुराती शरारती आंखों को खुद पर पाकर वह ब्लश हो गई थी। अब क्या बोले समझ नहीं आ रहा था। अरे बताओ, क्या होता है हनीमून पर? क्या समझा तुमने? वह बिल्कुल पीछे नहीं था उसे परेशान करने में। मुझे परेशान मत करो, जब देखो बकवास करते रहते हो। उसने फिर से उसकी आंखें दिखाई, मगर उसकी शरारती मुस्कुराहट देखकर वह चेहरा झुका गई। हाँ बताओ ना, क्या होता है हनीमून पर? उसने सिया की खूब चुटकी ली। मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, मुझे नींद आ रही है। वह जल्दी से मुंह फेर कर लेट गई। बताओ ना सिया, उसने लेट कर उसे पीछे से पकड़ते हुए पूछा। उसका चेहरा सिया के गाल से टच हो रहा था
और उसके इश्क की आंच में वह पिघलने लगी। धड़कनें बेतहाशा शोर कर रही थी। राज ने उसे अपनी तरफ पलटा। दोनों की नसें एक दूसरे से टकराई और जैसे ये पल ठहर सा गया, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आज सिया के अंदाज में अलग ही खनक थी और राज की आंखों में उसे पा लेने की चाहत। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। बहुत सी बातें निगाहों से हो रही थी। अचानक से सिया की तंद्रा टूटी। उसने जल्दी से पलकें झपकाई। राज ने उसकी मोहब्बत और हक के साथ उसे देखा। लाइट ब्रिजल कलर की साड़ी पहने वह घबराई सी पलकें झपकते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब वह साड़ी पहनती उसे बेपनाह खूबसूरत लगती थी। नाजुक लब कुछ कहने की कोशिश में लगे। लंबे रेशमी बाल कमर पर बिखरे थे, जिसकी चंद लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। उसने उंगलियों से उसके बाल की लट को पीछे किया। वह उसे देखकर अपने होश खो रहा था और इससे पहले कि वह कोई गुस्ताखी करता उठकर खड़ा हो गया। सिया का दिल उसके ऐसे खड़े होने से सिकुड़ा सा गया था। क्या हुआ राज? उसने उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ कर पूछा था। आंखों में उसके खफा होने का खौफ सा था। कुछ नहीं सिया, जाओ सो जाओ, वह धीरे से बोला। पहले बताओ तो क्या हुआ? क्या क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? उसने मासूमियत से पूछा। राज ने उसकी तरफ मदहोश से नजरों से देखा था। वह कितनी बेखबर थी उसकी हालत से। उसकी बेकरारी, उसकी बेचैनी, उसकी बेबसी को उसकी नाराजगी समझ बैठी थी। मगर अब कुछ ऐसा नहीं था जो वह बोले बिना नहीं रह पा रहा था। इसीलिए उसे दोनों बाजों से पकड़कर अपने सामने किया। तुम मेरी नीयत खराब कर रही हो सिया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं। वह चुप हो गया। उसकी बाजू छोड़ दी। तुम क्या राज? वह उसकी आंखों में देखने लगी। सिया, जाओ बस सो जाओ। मुझे तन्हा छोड़ दो कुछ देर प्लीज। नहीं, पहले बात पूरी करो। वह फिर सामने थी। राज ने उसे देखा और फिर आगे बढ़कर उसे अपने मजबूत बाजों में भर लिया। सिया ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर फासला बनाया था, वरना वह सीधे उसके सीने से जा लगती। मेरी धड़कनों से पूछो, राज ने उसके कानों में धीरे से कहा। मुझे तो मेरे राज से पूछना है, उसने धीरे से कहा। राज के पूछने पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे छुपाते हुए उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं बहक रहा हूँ सिया। आज तुम्हारा ये अंदाज, ये नज़दीकी मुझे काबू में नहीं रहने दे रही है। मेरे इतने करीब रहोगी तो कहीं मैं कोई गुस्ताखी न कर बैठूं, बहकने जाऊं। उसने उसकी आंखों में झांका। तो बहक जाओ ना, रुका किसने है? शर्म से सुर्ख चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए अपनी हिम्मत जमाकर उसने जवाब दिया। तुम सच में आगे बढ़ना चाहती हो ना? राज की बात पर उसने के गाल दहक उठे थे। उसने रजामंदी में सिर हिला दिया और सर झुका गई। राज ने उसका चेहरा ऊपर किया और मोहब्बत से उसका माथा चूम लिया। उसकी सिरहन राज ने साफ महसूस की। वह उसके बेहद करीब था। सिया ने आज उसको नहीं रोका। वह अब उसकी मोहब्बत के शहर में खोई हुई मदहोश थी। उलझती सांसें, बिखरती धड़कनें, मचलते जज्बातों में इश्क मुकम्मल हो रहा था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।